Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. Today I will starting सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान यंत्र विधि अध्याय। सो बेसिकली यंत्र विधि अध्याय यंत्र से रिलेटेड क्या गुण होने वाले हैं, क्या दोष होने वाले हैं, उससे रिलेटेड अध्ययन करेंगे। तो दैट इज सूत्र स्थान 7th चैप्टर। तो पहले तो आप ये चीज को ध्यान रखिए कि इस तरह का जो चैप्टर है उसका वर्णन किस संहिता में किया गया है। अब सबसे पहले देखो, जो यंत्र विधि अध्याय सबसे पहले स्टार्ट जो होता है, इसमें संख्यात्मक वर्णन किया गया है कि सुश्रुत ने यंत्रों की संख्या कितनी मानी है। तो 101 जो है सुश्रुत ने यंत्र बताए हैं। तो पहले तो कि आपको संख्यात्मक रूप में याद रखना है कि सुश्रुत ने यंत्र कितने माने हैं। फिर देखो इसमें लिखते हैं कि हस्तमेव प्रधान तमम, जो सबसे प्रधानतम यंत्र होता है दैट इज हस्त। अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्रधान यंत्र किसको बोला जाता है, तो हाथ को बोला जाता है। जो आपका हस्त है उसे क्या है, प्रधान यंत्र बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हस्त को जो है प्रधान इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसके बिना बाकी जो यंत्र कर्म है या बाकी जो चीजें हैं की नहीं जा सकती है। वो सभी कर्म जो है वो आपके हाथ के अधीन होते हैं, इसलिए जो हस्त है उसको सभी यंत्रों में प्रधान बोला गया है। तो यहाँ से एक चीज ये जो है क्लियर रखना है। फिर शल्य किसको कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है शल्य को ब्लैंक करके दे देते हैं ये कोटेशन कि ये किसके लिए आया है करके। मनः शरीर बाध कराणी शल्यानी, जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाता है वो शल्य कहलाता है। फिर देखो तेषाण आहरण उपाय यंत्राणी, उनको जिसके द्वारा निकाला जाता है उस चीज को यंत्र कहा जाता है। तो शल्य किसको कहा, जो अपने मन को और शरीर को बाधा दे रहे हैं दैट इज शल्य, और उसके आहरण का जो उपाय है वो यंत्र कहलाता है। तो ये कोटेशन जो परिभाषिक रूप से यहाँ पे व्यक्त की गई है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लर्न करना है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। ये जो 101 टाइप के यंत्र सुश्रुत बता रहे हैं, ये सभी 101 टाइप के जो यंत्र हैं उसको उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो 6 पार्ट कौन से हैं, तो एक तो है स्वस्तिक, एक है संदंश, एक है ताल, एक है नाड़ी, एक है शलाका और एक है उपयंत्र। पहले तो आपको ये 101 संख्यात्मक याद रखना है। फिर आपको इनको जो है 6 डिवीजन में बांटा गया है, और ये 6 डिवीजन कौन कौन से हैं ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब इन जो 6 डिवीजन करे गए हैं उसमें किसको कितना क्राइटेरिया दिया गया है, तो देखो स्वस्तिक यंत्र 24 हैं, 24 प्रकार के यहाँ पे आपके बताए गए हैं। संदंश जो है वो 2, ताल भी 2, नाड़ी जो है वो 20 प्रकार की है, शलाका 28 और उपयंत्र 25 प्रकार के। तो इस टाइप से आपको इसको एज इट इज आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि स्वस्तिक जो है वो कितने हैं। स्वस्तिक जो है वो 24 बताए गए हैं, संदंश और ताल ये दोनों 2-2 हैं, नाड़ी जो है वो 20 प्रकार की जो आपका नाड़ी यंत्र है वो बताया गया है, शलाका जो है वो 28 टाइप्स के जो शलाकाएं हैं उनका वर्णन किया गया है, और इसके बाद में लास्ट जो 25 हैं वो आपके उपयंत्र बताए गए हैं। तो यहाँ से हमें जो ध्यान रखना है, जो यंत्र है वो संख्यात्मक रूप से कितने हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एक लाइन लिख रखी है यहाँ पे कि जो यंत्र होते हैं वो, तो प्राय जो आपके जो यंत्र आपको लेने हैं वो आपके क्या है, लौह धातु के बने होने चाहिए। बाकी प्रतिरूपक आप दूसरी धातु ले सकते हो, उसके सदृश पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन प्राय करके जो यंत्र होने चाहिए वो आपके लौह के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपका बताया गया है कि यंत्र जो है वो किस तरीके के होने चाहिए। यंत्र के 6 गुणों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। हालांकि जो कोटेशन है उसमें यहाँ पे 6 वर्ड लिखा हुआ नहीं आता है, पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज ध्यान रखना कि 6 गुण जो है वो आचार्य सुश्रुत ने यंत्र के बताए हैं। तो वो 6 गुण कौन से हैं, तो सबसे पहले समाहित होना चाहिए, मतलब अच्छी आकृति होना चाहिए, न बहुत ज्यादा मोटा न बहुत ज्यादा छोटा, खर संलक्षण उसका मुख होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, सुरूप होना चाहिए,
और सुग्राही होना चाहिए। तो ये जो है 6 गुण जो है वो सुश्रुत ने यंत्रों के बताए हैं। अब जैसे स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, जो शलाका जो आपके यंत्र जो है सुश्रुत ने बताए हैं, उसमें से एक एक को वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उनमें से कौन सा कितने अंगुल का होता है और किस काम को करने के लिए आता है। तो इन दोनों ही चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर आएगा? मेनली आपके जो यंत्र हैं उसके कार्य और उसके प्रकार के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि स्वस्तिक जो बोला है उसे क्या है, 8-10 अंगुल यहाँ पे बताए गए हैं। 8-10 का अर्थ होता है 18 अंगुल। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि स्वस्तिक यंत्र को 18 अंगुल का बताया है सुश्रुत ने। फिर स्वस्तिक की जो आकृति है, जो भी एनिमल्स के मुख हैं उस तरह की होती है, जैसे कि सिंह है, व्याघ्र है, मार्जार है, श्रृगाल है, निर्वार एक्सेट्रा के मुख के जैसी होती है। और इनके नाम भी इनके मुख की आकृति के अनुसार ही हैं, जैसे कि कंकु मुख, इस तरीके के इनके नाम रखे गए हैं। तो मोस्टली जो है इनके जो नाम है वो एनिमल के मुख के तरह के ही आते हैं और उसी के समान क्या है इनकी आकृति होती है। इसमें आगे लिखा है कि मसूर आकृति की जो कील है वो सिरे पे बंधी हुई होती है। मूल में अंकुश के समान इसको पकड़ने के लिए स्थान होते हैं और ये किसके काम आते हैं? तो अष्टि विदष्ट शैल्य को निकालने के काम में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो मुख का जो आकृति है ना वो कैसा बना है, सिंह के एक्सेट्रा जैसा। तो इस कारण क्या है, अपन लोग एक्सट्रैक्शन जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो अस्थि में भी घुसा हुआ जो शैल्य है हम इससे निकाल सकते हैं। तो अस्थि विदिष्ट शैल्य के उद्धरण के लिए कौन सा यंत्र जो है वो मेनली काम में आता है? स्वस्तिक यंत्र। और इनकी 18 अंगुल मसूर आकृति के इनमें कील होती है और अंकुश व दिन में इसको पकड़ने का स्थान होता है। तो ये तो हो गया स्वस्तिक यंत्र के बारे में। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे अपन आते हैं संदंश यंत्र पे। तो हमने देखा जो संदंश जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो 2 कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वनिग्रह और एक होता है अनिग्रह। सनिग्रह का मतलब होता है विथ हैंडल और अनिग्रह का अर्थ होता है विदाउट हैंडल। और इसकी जो लंबाई बता रखी है वो 16 अंगुल बता रखी है। तो हमने जो देखा जो स्वस्तिक की जो लंबाई होती है वो 18 अंगुल, फिर संदंश की जो लंबाई होती है वो होती है 16 अंगुल। तो ये किसके काम आते हैं? तो त्वक मांसगत जो शिरा स्नायु है उसके शैल्य के उद्धरण के लिए। जबकि अस्थि विदष्ट शैल्य के उद्धरण के लिए हमने देखा था कि स्वस्तिक यंत्र काम में आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे विमर्श में वांगभट्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे देख लीजिए कि इन्होंने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि आपके सूक्ष्म शैल्य है उसके उपक्षमाला है उसको निकालने के लिए 6 अंगुल का एक यंत्र के प्रयोग के बारे में बता रखा है। फिर मुचुंडी के जैसा बता रखा है, जो रूचक रूचना मतलब जो दांतों हैं उनके अंदर अगर कोई शैल्य है अगर उसको निकालने के काम में आए या फिर गंभीर व्रण के लिए काम में आ जाता है, तो वांगभट्ट ने इस तरीके से एक्स्ट्रा बताए हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं ताल यंत्र पे। तो हमने ये देखा ताल यंत्र जो होते हैं वो 2 ही होते हैं और ये जो 2 की लंबाई बता रखी है वो बता रखी है 12 अंगुल। तो इसमें एक तो लंबाई याद रखनी है। फिर मत्स्य तालुवत ये होते हैं, किसी में दोनों तरफ होती है स्पून और किसी में एक तरफ होती है। तो ये एक ताल द्विताल इस तरीके से 2 यंत्र हैं और कर्ण तथा नासा नाड़ीगत जो शैल्य है उसको निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? स्पून शेप के होते हैं। तो कान नासा नाड़ी में शैल्य के लिए अपने को क्या है, स्पून शेप एपरेटस वो चाहिए होता है। तो वो जो है आपका ताल यंत्र आएंगे। और त्वक मांस शिरा स्नायु के लिए हमारे पास कौन से यंत्र यूजफुल होगा? तो संदंश यंत्र। और अस्थि के विदष्ट के लिए स्वस्तिक यंत्र। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये ही आपको रिवाइज करने हैं। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते। तो अब यहाँ पे अपन आते हैं नाड़ी यंत्र के ऊपर। नाड़ी जो यंत्र होते हैं ना वो अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रयोजन में काम आते हैं। कुछ एक तरफ मुख वाले होते हैं, कुछ दोनों तरफ मुख वाले होते हैं। तो
इसकी जो आकृति या प्रकार जो भी डिसाइड होता है वो आपको किस काम के लिए लेना है उसके बेसिस पे डिसाइड होते हैं। तो इसमें जो है जो लंबाई वगैरह क्लियर नहीं करी है उन्होंने लिख दिया है स्रोतो द्वार परिहरणानि। तो ये क्या है आपको याद रखना है, स्रोतो द्वार परिहरणानि। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो जिस स्रोतस पे आपको यूज करना है उसी की आकृति का उसी की लंबाई का आप जो है बना सकते हो। तो यहाँ पे जो स्रोतस है उसकी आकृति व लंबाई के अनुसार बना रहे हैं। तो जो स्रोतोगत शल्य है उसके उद्धरण के लिए, रोगों को देखने के लिए, अचूषण करने के लिए या फिर कोई चीज क्षार वगैरह लगाने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज में लेंगे, नाड़ी यंत्र। तो यहाँ से ये चीज आपको एकदम क्लियर कट ध्यान रखना है, नाड़ी यंत्र का यूज क्या है और इसकी लंबाई वगैरह के बारे में सुश्रुत का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। फिर देखिए इसी में भगंदर इसके जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो हम जो क्षार एक्सेट्रा है उसके लिए प्रयोग जो है भगंदर अर्श में करते हैं। तो क्या होता है, जो नाड़ी यंत्र होता है वो यहाँ पे काम आता है ना। निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध गुद्ध, अलाबु, श्रृंग, ये सब क्या है, नाड़ी यंत्र हैं। ये सभी क्या है आपके नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो देखो रेक्टर स्पेकुलम नाम दिए है अर्शो यंत्र को। जो सिरिंज वगैरह होती है वो आपका व्रणी यंत्र के नाम से इन्होंने दे दिए हैं। कैनुला जो है, जो मूत्र वृद्धि यंत्र या दकोदर यंत्र के नाम से है। प्रिप्रोशिया या यूरेथ्रल जो डायलेटर है उसे निरुद्ध प्रकाश यंत्र बोल दिया गया है। सन्निरुद्ध गुद यंत्र को रेक्टर डायलेटर बोल दिया गया। अलाबु यंत्र, श्रृंगी यंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होते हैं, यहाँ पे आपको नाम दे देंगे। जैसे कि आपको दे दिया गया मूत्र वृद्धि यंत्र, और ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके अंतर्गत आएंगे, स्वास्तिक में आएंगे, ताल में आएंगे, नाड़ी में आएंगे, शलाका में आएंगे, किस में आएगा। तो ये जो है नाड़ी यंत्र का एग्जाम्पल है, इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब इसमें वांग भट्ट का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ये देख लेते हैं। वांग भट्ट ने देखो कंठ शैल्य अवलोकनी नाड़ी ये एक्स्ट्रा बताई है। शैल्य निर्घात तिनी नाड़ी ये भी बताई है। फिंगर गार्ड अंगुली त्राणक यंत्र बताया है। शमी यंत्र ये बताया है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है कि शमी यंत्र किस आचार्य के द्वारा बताया गया है। तो वांग भट्ट ने बताया है। ग्राण अर्शो अर्बुद यंत्र बता रखा है। योनि जो वेक्षण यंत्र है वो बता रखा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि योनि वेक्षण यंत्र का वर्णन कौन से आचार्य का कर रहे हैं, तो वो वांग भट्ट ने किया है। ये यहाँ से हमें ध्यान रखना है। फिर आगे अपन नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। इसमें देखो अब अपन आते हैं शलाका के ऊपर। 28 प्रकार की जो शलाका थी वो किस तरीके से है, तो इसमें यह भी लिखा गया है कि नाना प्रकार की नाना प्रयोजन के लिए, मतलब इनका जो स्वरूप होता है इनके प्रयोजन के हिसाब से होते हैं। तो इसमें देखो गंडूपद, सर्पपर्णमुख, शरपंखा, वडिश, ये जो शलाका होती है वो दो होती हैं। तो ये जो गंडूपद शलाका है ना, ये जो है ऐषण के कार्य में आती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो गंडूपद है वो ऐश करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो गंडूपद शलाका है उसका कार्य क्या होता है, ऐषण करना। फिर हम जानते हैं कि सांप जो है वो व्यू बना के बैठा हुआ होता है, इसलिए सरफण वाली जो शलाका है वो व्यूहन के काम में आती है। फिर आता है आपका सरपुंखा, पंखा जो है वो चलता है, तो इस प्रकार की जो शलाका है वो चालन के काम में आती है। फिर वडिश क्या होता है, वडिश जो होता है वो चीज़ों को खींच के निकालने वाला होता है, तो आहरण के लिए ये मेनली काम में आती है। तो कौन सी शलाका किस काम में आ रही है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान हो गया। फिर देखो मसूर दल मात्र की जो शलाका है वो 2 प्रकार की होती है। कुछ नताग्र होती है आगे से, और ये जो है स्रोतोगत शैल्य के उद्धरण के काम में आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्रोतोगत शैल्य के उद्धरण में नाड़ी यंत्र काम आता है या शलाका काम आती है। तो दोनों का आंसर क्या जाएगा इसमें, बोथ, क्योंकि दोनों ही काम आ रहे हैं।
मसूर दल वाली जो है वो स्रोतोगत शैल्य उद्धरण के भी काम में आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर है। फिर 6 जो है शलाकाएं वो कपास कृतश, मतलब उनके आगे कपास लगी हुई आती है, मतलब कॉटन का स्वाब लगा हुआ आता है। तो क्या करते हैं अपन, कॉटन के स्वाब से प्रमार्जन करते हैं। तो प्रमार्जन क्रिया वाली 6 शलाकाएं हैं जिसमें आगे की तरफ कपास लगा होता है। फिर 3 जो है दारवी आकृति, चम्मच की आकार की आकृति होती है, जो कि खल्ल मुखानी, क्षार, औषध, प्राणीधान के काम में आती है। फिर जो जम्बूवत शलाका होती है ये 3 ही अंकुश आकृति की होती है। और 6 जो शलाका होती है वो ऐसी होती है जो कि अग्निकर्म के काम में आती है। तो ये पूछा जाता है अग्निकर्म के काम में कितनी शलाकाएं आती हैं, तो 6 आती हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर देखो नासा के अर्बुद को निकालने के लिए जो शलाका है वो कोल अस्थि के बराबर होती है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि जब नासा का जो छिद्र है उसको हम जो है इमेजिन करें अपने नोज का, तो वो क्या है, कोल अस्थि के बराबर होते हैं। इसलिए कोल अस्थि दल मात्र मुख जो शलाका है वो नासागत अर्बुद के निर्हरण में काम आती है। इसी तरीके से अंजन लगाने के लिए जो शलाका है वो कलाय परिमंडल जैसी की होती है, क्योंकि अंजल जो है उतनी बड़ी चीज़ से नहीं लगा सकते, कोल अस्थि भी नहीं आएगा वहाँ पे, आंसर क्या आ जाएगा, कलाय परिमंडल। ठीक है, अंजन के लिए। तो सीधा पूछा जाता है कि कलाय परिमंडल मुख वाली जो शलाका होती है वो किस में काम आती है, कोल अस्थि वाली जो शलाका है वो किस में काम आती है। तो इसको आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लास्ट देखिए, मूत्र मार्ग के विशोधन की जो शलाका है वो मालती पुष्प आकृति की होनी चाहिए, क्योंकि मालती पुष्प जो होता है उसी का ही जो ऑरिफिस जो होता है उसके बराबर होते हैं। इसलिए मालती पुष्प जो शलाका आएगी वो किस में आएगी, मूत्र मार्ग विशोधन के लिए। तो ये जो है डिफरेंट टाइप की शलाका थी, इसमें से कौन सी शलाका जो है वो किस चीज़ के लिए काम में आ रही है, एक तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर दूसरी चीज़, ये गंडूपद या सरफण जो है 2-2 होती हैं, अग्निकर्म के लिए 6 शलाका होती हैं। तो ये जो है संख्यात्मक रूप से भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। इसमें देखो यहाँ पे आपका उपयंत्र के विषय में बता रखा है। तो उपयंत्र हमने देखे 25 होते हैं। तो ये जो 25 उपयंत्र होते हैं इसमें देखो रज्जु है, वेणिका है, पट्ट है, चर्म है, अंतर्वलकर है, वस्त्र है, अष्ठीला है, अश्म है, मुद्गल है, पाणी पाद तल है, तालु, जीवा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जीवा जो है वो भी उपयंत्र की कैटेगरी में रखा गया है। दांत, नाक, नख, मुख एक्सेट्रा यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो जलौका जो है वो यहाँ पे ये नहीं है। तो कई बार दे दिया रहता है कि उपयंत्रों में से कौन सा नहीं है, तो डायरेक्ट कई बार आपका जलौका लिखा हुआ आता है, तो जलौका जो है वो उपयंत्र में नहीं है। फिर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वांगभट्ट ने कुल 4 उपयंत्र एक्स्ट्रा माने हैं। वो 4 उपयंत्र एक्स्ट्रा क्या हैं, आत्र, काल, पाक और भय। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने ये 4 जो है उपयंत्र एक्स्ट्रा माने हैं। आत्र, काल, पाक और भय को भी क्या है, उपयंत्र मानने वाले जो आचार्य हैं वो हैं वांगभट्ट। क्लियर। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। फिर यहाँ पे देखो यंत्रों के कर्म बता रखे हैं। तो यंत्रों के जो कर्म हैं वो कितने लिख रखे हैं, 24। तो उसमें जो है 24 जो होते हैं वो यंत्र के कर्म होते हैं। तो उसमें देखो निर्घातन, पूरण बंधन, व्यूहन, चालन एक्सेट्रा यहाँ पे आपका बता रखा है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आहरण भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे तो ऐषण भी लिखा हुआ है। तो ऐषण और आहरण यंत्र कर्म भी होते हैं, साथ ही साथ में शस्त्र कर्म भी होते हैं। तो ये जो है हमने अग्रोपहरणीय अध्याय में शस्त्र कर्म जो है देख के आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने क्या है यंत्र कर्म देख लिए। तो ऐषण और आहरण दोनों में ये जो है कॉमन है, ये ध्यान रखना। और सीवन जो है इन जो यंत्र कर्म है उसमें इंक्लूडेड नहीं है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, और कई बार उसमें C1 लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो वो चीज़ कई बार आया हुआ है, तो ये एक्चुअली माइंड में ही रख लीजिए कि जो C1 है उसको क्या है, यंत्र कर्म के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये जो 24 है वो आपके यंत्र कर्म यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो दोष बता रखे हैं वो आपके द्वादश दोषों का वर्णन किया गया है। तो यंत्र के जो दोष हैं, अति स्थूल होना, असार होना, अति दीर्घ होना, अति हास्व होना, विषमग्राही होना, अग्राही होना, शिथिल होना, अति उन्नत होना, मृदु होना, तो ये क्या है, आपके यंत्र के दोष हो गए। तो हमने गुण कितने देख लिए यंत्र के, 6 गुण देखें। दोष कितने देख लिए, यंत्र के 12 देखें। और यंत्र कितने जो कर्म हैं वो कितने देख लिए, 24 देख लिए। तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि गुण दोष कर्म जो होते हैं वो यंत्र के केस में होते हैं 6, 12, 24। तो कोई भी संख्यात्मक रूप से क्वेश्चन आ जाए ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि गुण में संख्या कोटेशन में लिखी हुई नहीं आती है, पर फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है कि सबसे जो स्टैंडर्ड जो मानक यंत्र होते हैं वो किस तरीके का होगा। तो उसके लिए लिखा गया है कि एते दोष विनिमुक्तम, कि जो ऊपर दोष बता रखे हैं 12, उनसे जो निर्मुक्त है, 18 अंगुल का है, वही यंत्र जो है वो प्रशस्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशस्त जो आपका यंत्र है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 18 अंगुल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 18 अंगुल हमने क्या है, स्वस्तिक यंत्र में पढ़ा था। तो जो आपका प्रशस्त है उसकी भी लंबाई आपका 18 अंगुल बता रखी है। फिर देखो, दृश्य शैल्य को निकालने के लिए सिंहमुख यंत्र और गूढ़ शैल्य को निकालने के लिए कंकुमुख। कंकुमुख जैसे कि अपन काक को मान सकते हैं, तो उसका जो मुख होता है, आगे का मुख कैसा होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। तो वो क्या है, आपका गूढ़ शैल्य को निकालने के काम में आएगा। जबकि जो अनपॉइंटेड है वो दृश्य जो आपको दिख रहा है उस शैल्य को निकालने के काम में आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि दृश्य जो है वो सिंहमुख के लिए आता है और गूढ़ जो है उसमें कंकुमुख का प्रयोग किया जाता है। फिर लास्ट में ये जो लिखते हैं, जो भी शैल्य के निग्रह के लिए सारी चीज़ें बता रखी है। अगर आपको केवल शैल्य निकालना हो तो सबसे बेस्ट जो प्रधान यंत्र जो होता है वो होता है आपका कंकुमुख। तो हमने सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो यंत्रों में प्रधान जो है वो किसको बोला था, हाथ को बोला था। हस्त जो होता है वो सभी यंत्रों में प्रधान होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए कि शैल्य के निग्रह के केस में कौन सा यंत्र जो है वो प्रधान होता है, तब आंसर आपको कंकुमुख करना है। जब केवल प्रधान यंत्र है, शैल्य वग्र का कुछ भी जो है उल्लेख नहीं है, तो उस कंडीशन में आंसर हस्त जाएगा। और आपको शैल्य निग्रह के केस में आपको हस्त भी ऑप्शन मिल रहा है और कंकुमुख भी मिल रहा है, और केवल शैल्य निग्रह लिखा हुआ है, तब आपको आंसर कंकुमुख करना है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर रखना है, माइंड में कंफ्यूज नहीं होना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो इसी के साथ में ही आपका जो है ये जो चैप्टर है यंत्र विधि अध्याय वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, जिसके अंतर्गत जिसमें हमने यंत्र के गुण कर्म दोष, ठीक है, ये देखें 6 प्रकार का जो डिवीज़न था। प्रत्येक जो यंत्र है वो कौन सा होता है, कैसा होता है, किस काम को आता है, वो हमने यहाँ से क्लियर किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।